हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मुस्कान्स ज्ञान मंत्र। और आज जो हमारा चैप्टर था नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका पार्ट 2 मैं लेके आई हूँ। इस पार्ट 2 के अंदर जो हमारा सेकेंड टॉपिक है चैप्टर का, हम वो डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम लोग ये जानने वाले हैं बेसिकली एरिस्टोक्रेसी क्या थी, मिडिल क्लास क्या थी, पेजेंट्री ग्रुप क्या था। ये हमारा होगा फर्स्ट पार्ट। सेकंड हम जानेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे इमर्ज हुई और पहले ये फीलिंग इमर्ज क्यों नहीं हो रही थी। साथ ही साथ नेपोलियन का रूल ख़त्म होने के बाद हम लोगों को क्या क्या देखने को मिला, उसके बारे में भी मैं आपको इसी पार्ट के अंदर बताने वाली हूँ। ट्रीटी ऑफ वेनिया जिसे हम बोलते हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में भी मैं बताने वाली हूँ। और आई एम 110% श्योर कि इस पूरे पार्ट के अंदर से, मतलब इस टॉपिक के अंदर से, इस वीडियो के अंदर से पक्का एक ना एक क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में या किसी और पेपर में आएगा ही आएगा। ऑल्दो जो भी इस साल 2020 में बोर्ड का पेपर आया था उसमें नेशनलिज्म इन यूरोप का सिर्फ 5 मार्क का क्वेश्चन था, बट स्टिल हमें नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसलिए हमारे लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम चलते हैं एरिस्टोक्रेसी पर। तो जो एरिस्टोक्रेसी थी वो लोग कौन थे? वो बेसिकली अल्ट्रा रईस लोग थे, बहुत रिच लोग थे, और साथ ही साथ ये लोग ज्वाइन थे एक दूसरे से बाय द मीन्स ऑफ रिलेशनशिप्स। यानी कि जो रिच लोग होते हैं वो ज़्यादातर रिच लोगों के साथ ही शादी करना पसंद करते हैं। वो प्रेफर करते हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा रिच हैं तो दूसरे उनकी जिनसे उनकी शादी हो रही है वो भी बहुत रिच हो। तो उस रिलेशन के मतलब एक मोटो के साथ वो जुड़े रहते थे। और ये लोग बेसिकली फ्रेंच बोला करते थे। ये माना जाता था कि फ्रेंच स्पीकिंग जो लोग हैं वो रिच लोग होते हैं, और फ्रेंच जो है वो रिच लोगों की भाषा है। साथ ही साथ जो इनका अमाउंट था पूरी कंट्री के अंदर वो बहुत कम था। लाइक अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो अंबानी जैसे लोग तो बहुत कम हैं, तो उसी तरह इनका अमाउंट जो था वो बहुत कम था। ये रिलेशंस के मीन से ज्वाइन थे, और साथ ही साथ ये बिलीव करते थे मोनार्की में, बिकॉज उनका इसमें अपना फ़ायदा होता था। जो बाय बर्थ इन्हें जो लॉज और जो राइट्स ग्रांटेड होते थे वो सब मोनार्की की वजह से ही उन्हें ग्रांटेड थे। तो वो चाहते थे कि नेशन स्टेट ना बने, नेशनलिज्म ना आए, लोगों के अंदर नेशन स्टेट बनाने की, नेशनलिज्म बनाने की, लिबरलिज्म की फीलिंग ना जागे, और ये लोग जो बाय बर्थ जो राइट्स एंजॉय कर रहे हैं वो लोगों को ये राइट्स मिलते रहें। और ये इन लोगों की बेसिकली मेंटालिटी थी, इसलिए ये सपोर्ट नहीं करते थे कभी भी नेशनलिज्म को, लिबरलिज्म को। ये कभी भी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते थे और हमेशा मोनार्की को ही प्रेफर करते थे। और इसी वजह से लाइक जो रेवोल्यूशन हुआ जब, तो इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अगर ये स्टार्टिंग में सपोर्ट करते तो शायद इन लोगों को भी इतना लॉस फेस करना नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें थी एरिस्टोक्रेसी के बारे में जो हम लोगों ने जानी। अब अगला ग्रुप जो आएगा वो है पेजेंट्री ग्रुप। पेजेंट्री ग्रुप मतलब फार्मर्स, लेबरर्स, लैंड वर्कर्स, और जितने भी हमारे डेली वेज वर्कर्स हैं ये उनका ग्रुप है। फार्मर्स जो थे बेसिकली पुअर होते हैं, जैसे जो भी ग्रुप में लोग थे, इनके लेबरर्स थे या डेली वेज वर्कर्स थे, ये सारे बहुत ही पुअर थे। साथ ही साथ इनकी क्वांटिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। अगर हम इंडिया के अंदर भी देखें तो गरीब लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में हैं और अमीर बहुत कम। और ये लोगों ने बेसिकली नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। ये चाहते थे कि नेशन स्टेट बने, नेशनलिज्म आए, ताकि इन लोगों को भी जो भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है, इन लोगों को जो भी सर्विसेज देनी पड़ती हैं, जो ये नहीं चाहते कि ये लोग नोबेलिटी वगैरह को दें, ये तब भी सर्विस देते हैं, वो सारी चीज़ें बंद हो। राइट टू इक्वालिटी आए, राइट टू प्रॉपर्टी आए, राइट इनहेरिटेंस लॉज आए, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लॉज इम्प्लीमेंट हो जिनकी वजह से इनकी लाइफ भी चेंज हो। अब मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में बताया था, हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन घूमता है कि नेशनलिज्म की फीलिंग अगर आई तो आई कैसे, और जब आई तो उससे पहले ना आने का रीज़न क्या था। तो मैं बताती हूँ। नेशनलिज्म की फीलिंग पहले लोगों के अंदर इसलिए नहीं आ पा रही थी, रीज़न बीइंग कि जो लोग थे उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। अगर हम एक पर्टिकुलर कंट्री में देखें तो अलग अलग रिलीजन, कास्ट, कल्चर्स, ट्रेडिशंस के लोग थे जो एक जगह पर रह रहे थे। और किसी के भी दिमाग में इतनी आसानी से ये बात आना कि हम एक ऐसी स्टेट बनाएं जिसमें कॉमन कल्चर, कॉमन ट्रेडिशन सब कुछ हो, तो वो इजी नहीं था। और यही रीज़न था कि पहले नेशन स्टेट बनाने की, नेशनलिज्म लाने की ये फीलिंग लोगों के अंदर नहीं आई। और जब आई तो वो आई थी
बेसिकली मिडिल क्लास की वजह से, मिडिल क्लास लोगों की वजह से नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आई। लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसी स्टेट बनाएंगे, एक ऐसी कंट्री बनाएंगे जिसमें कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन ट्रेडिशन होगा। और मिडिल क्लास का ही सारा दिमाग था इस सब चीज़ों के पीछे। जब ये चीज़ आई कि अब नेशन स्टेट बनेगी, मोनार्की नहीं होगी, सबको इक्वल राइट्स, इक्वल लॉज मिलेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जब नेशनलिज्म आया तो उसके अंदर मिडिल क्लास की बेसिकली क्या भागीदारी रही, मिडिल क्लास ने एक्चुअली में क्या क्या किया और क्या क्या चेंजेस लाए। तो जो मिडिल क्लास थी उन्होंने सबसे पहले तो आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इम्प्लीमेंट किया। नेशन स्टेट होती क्या है, नेशन स्टेट बनाने का आइडिया उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर जगाई, लिबरलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर जगाई और चेंजेस लाने की कोशिश की। साथ ही साथ ज़ोल्वेरियन कस्टम यूनियंस को बोलते हैं, ज़ोल्वेरियन, उन लोगों ने ये बनाए। ज़ोल्वेरियन एक बेसिकली टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सोसाइटीज़ होती थी, लोगों के ग्रुप्स मिलते थे, उन लोगों ने एक सोसाइटी बनानी शुरू कर दी जिसके अंदर वो बेसिकली मोनार्की को क्रिटिसाइज़ करते थे, नेशनलिज्म की फीलिंग को और बढ़ाया करते थे, नेशन स्टेट कैसी होनी चाहिए उनके आइडियाज़ पर डिस्कस करते थे, लिबरलिज्म के आइडियाज़ पर डिस्कस करते थे और वो प्रैक्टिस करते थे चीज़ों को जिससे कंट्री और अच्छी बन सके। कैसे लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए, कौन से लॉज इम्प्लीमेंट होने चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिसकी वजह से लोगों की लाइफ आसान हो जाए, उन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते थे। और मिडिल क्लास में आते कौन कौन थे, बेसिकली आते थे पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, लाइक बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, टीचर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सब आते थे मिडिल क्लास के अंदर। और इन्हीं के दिमाग की वजह से एक नेशन स्टेट बनी, मोनार्की हटी, चीज़ें ठीक हुई और नेशन स्टेट बना, नेशनलिज्म आया, लिबरलिज्म आया और कंट्री की जो हालत थी वो बदली, सुधार आए और लोगों की डेवलपमेंट भी अच्छे से हुई। अगर हम लोगों को याद हो तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी एजुकेटेड लोग जो थे थर्ड स्टेट में से, उन लोगों ने ही ये ज़िम्मा लिया था कि वो लोग नेशनलिज्म लाएंगे, चीज़ें चेंज करेंगे और एक अच्छी कंट्री बनाएंगे। और यही सारी मतलब लाइक एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ थी जिनकी वजह से एक नेशन स्टेट बन के आई, चीज़ें ठीक हुई। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि ज़ोल्वेरियन जो कस्टम यूनियन ज़ोल्वेरियन बने थे उसके अंदर ऐसा क्या हुआ, उन्होंने क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करी, तो वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ज़ोल्वेरियन जो थे उन्होंने बेसिकली ट्रेड को इजी करने के लिए बहुत सारे मेथड्स लिए। ट्रेड को किस तरह से ठीक किया जाए, ट्रेड को किस तरह से इजी बनाया जाए, उसके ऊपर उन लोगों ने काम किया। तो उसके लिए उन्होंने जो टैरिफ्स थे यानी कि जो टैक्सेस लगते थे कंट्री के अंदर ट्रेड करने पे, उन्हें हटा दिया। जितने भी टैक्सेस लग रहे थे पहले ट्रेड के लिए, जैसे ट्रैवलिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उन सबको हटा दिया। और कंट्री के अंदर कुल 30 करेंसीज, पूरे यूरोप के अंदर कुल 30 करेंसीज चल रही थी, उनको रिड्यूस करके 2 में कर दिया। बिकॉज जितनी ज़्यादा करेंसी होती है उसके अकॉर्डिंगली हर करेंसी की दूसरी करेंसी के अकॉर्डिंगली वैल्यू बढ़ती है, घटती जाती है। तो उस वजह से बेसिकली जो ट्रेडर्स थे, जो मर्चेंट्स थे, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा लॉस होता था, कभी कभी कईयों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता था। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए और इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उन लोगों ने ये बेसिकली करेंसीज़ को रिड्यूस किया। करेंसीज़ को बेसिकली 30 करेंसीज़ को रिड्यूस करके उन्होंने 2 में कर दिया, जिसकी वजह से ट्रेड भी अच्छे से हुआ और लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं हुई। अब हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि नेपोलियन जो था वो 1815 की फ़ाइट बैटल ऑफ वाटरलू में ब्रिटेन, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और रशिया से हार गया था। अब जब कोई भी कंट्री हार जाती है तो उसके बाद उस कंट्री का या तो बंटवारा होता है या जो लोग जीतते हैं उस कंट्री पे उसकी कंट्री की कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। तो उस मॉडिफिकेशन को करने के लिए ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, रशिया और प्रूशिया, इन 4 कंट्रीज़ ने मिलकर ट्रीटी ऑफ वेनिया साइन करी। उसके अंदर उन्होंने पहले तो बोर्बन डायनेस्टी, जिसे पहले उठा के फेंक दिया गया था, उसे रिस्टोर किया। साथ ही साथ जो बाउंड्रीज थी फ्रांस की उसको लिमिट कर दिया ताकि फ्रांस अपना एरिया एक्सपैंड ना करे आगे कैप्चर कर करके कंट्रीज़ को। साथ ही साथ प्रूशिया को जो वेस्टर्न टेरिटरीज थी, जो उनकी फ्रंट लाइन्स थी, वो सारी मिल गई। रशिया को पोलैंड मिल गया, पोलैंड के ऊपर उसका कंट्रोल आ गया और ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली मिल गया। पर जो नेपोलियन का जर्मन
कॉन्फेडरेशन था जर्मन स्टेट्स का, 39 जर्मन स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था, उसे छेड़ा भी नहीं गया। वो जैसा था उसे वैसा का वैसा ही रखा गया, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं लाए गए। तो ये ट्रीटी ऑफ वेनिया बेसिकली 1815 में साइन की थी रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ने। इसके अंदर ब्रिटेन को भले ही कुछ नहीं मिला, ब्रिटेन का अपना ही बहुत ज़्यादा प्रॉफिट लॉस चलता रहता था, और ब्रिटेन ने ऑलरेडी उस टाइम पे इंडिया को और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ को कैप्चर कर रखा था, तो उसको कुछ नहीं भी मिला तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो यही था इस टॉपिक नंबर 2 के अंदर। इस टॉपिक में हमने जाना एरिस्टोक्रेसी, प्रीजेंट्री, मिडिल क्लास के बारे में, जोल्वेरियन के बारे में, लिबरलिज्म के बारे में, नेपोलियन के हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वेनिया के बारे में, फ्रांस में क्या क्या हुआ, मतलब नेपोलियन के हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वेनिया की वजह से, उसके बारे में। तो हमने इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ अच्छे से जान लिया है। अब मैं श्योर हूँ कि इस चैप्टर में से ट्रीटी ऑफ वेनिया पे क्वेश्चन आना ज़रूरी है और आता ही है, मोस्टली यही क्वेश्चन दिया जाता है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, जिसके अंदर 3rd टॉपिक अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर।